नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम महाजनपद काल से संबंधित इसके फैक्ट और उसके इस पर एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। महाजनपद काल प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था जो लगभग 800 ईस्वी से 600 शताब्दी 800 से 600 शताब्दी से पूर्व तक चला। इस काल में लगभग 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था जो एक शक्तिशाली प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई थी। ये जो 16 महाजनपद थे यह काम्बोज है, गांधार है, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, वज्जी, मल्ला, अंग, काशी, मगध और अश्मक। ये जो है 16 महाजनपद थे। इनकी अवस्थिति कहाँ पर थी ये मैप में आप देख सकते हैं। सोलह महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और काम्बोज। ये जो 16 महाजनपद थे कहीं राजतंत्र और कहीं इसमें गणतंत्र था। कुछ महाजनपद राजतंत्रीय थे, कुछ महाजनपद इसमें राजतंत्रीय थे जहां का शासक राजा होता था। कुछ जो हैं जहां जनता के द्वारा, कुछ गणतंत्र थे जहां शासन जनता के द्वारा किया जाता था। इस काल में उत्तरी भारत में लोहे का व्यापक उपयोग हुआ है जिससे कृषि और शहरीकरण का विकास हुआ था। शहरीकरण, इस काल में शहरों का विकास हुआ जो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप से महत्वपूर्ण थे। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। इस काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में कई बदलाव हुए जैसे कि वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ और मुद्रा का उपयोग हुआ। बौद्ध और जैन धर्म, इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ जो सामाजिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया है। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो महाजनपदों में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा था जिसमें राजा, मंत्री, सेनापति और अन्य अधिकारी शामिल थे। कर प्रणाली की व्यवस्था थी इसमें। तो राजा कर वसूल करते थे और विभिन्न रूप से जैसे कि भूमि कर, व्यापार कर आदि। सैन्य शक्ति की बात करें तो महाजनपद के पास मजबूत सेना भी थी जो युद्ध और शासन के लिए महत्वपूर्ण थी। इससे संबंधित एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू और से संबंधित जो है इसका विश्लेषण। 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है वह क्या में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वह है अंगुत्तर निकाय में जो है उपलब्ध है। 16 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और काम्भोज। सोलह महाजनपद की सूची जो है इसमें इनकी राजधानी दी गई है। 16 के 16 महाजनपद जो काशी थी, काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी थी राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी राजधानी मगध की, लेकिन स्टार्टिंग में राजगृह थी। और वज्जी की जो राजधानी थी वैशाली और मल्ला राजधानी थी इसकी कुशीनगर थी। और चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी सुक्तिमती। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कुरु राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल इसकी राजधानी थी काम्पिल्य और मत्स्य इसकी राजधानी थी विराटनगर और शूरसेन इसकी राजधानी मथुरा। अश्मक इसकी राजधानी थी पोतनिका और अवंती इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंभोज राजधानी थी अजमेर। ये इसकी राजधानी थी 16 महाजनपदों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। यानी कि सिकंदर महान के समकालीन था कौन सा राजा था। उस राजा का नाम था धनानंद। अत्यधिक क्रूर राजा था। सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के समय मगध का जो शासक था धनानंद था। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था जो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंका था और वहां पर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।
नंदवंश को उखाड़ के और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ऑप्शन नंबर इसका बी है, छठी सदी ईस्वी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। इस दौरान मगध व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। हर्यक वंश के शासकों ने इस पर शासन किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था। जो बिंबिसार था हर्यक वंश का ये पहला शासक था जिसने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उस राजा का नाम बिंबिसार था। हर्यक वंश का ये पहला शासक था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध जो एक आधुनिक बिहार राज्य का हिस्सा था, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। हर्यक वंश मगध पर हर्यक वंश ने शासन किया था। मगध पर जो है हर्यक वंश ने शासन किया, जिसके बाद प्रसिद्ध शासक बिंबिसार था। इसका जो प्रसिद्ध शासक बना वो बिंबिसार था। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और कई अन्य राजाओं से संबंध स्थापित किए, जिससे साम्राज्य का विस्तार जिससे साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र का नाम था। अजातशत्रु ने अपने ही पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर स्वयं बैठा और राज्य का और विस्तार किया। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पहला कारण, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। किसकी? सिकंदर की जो सेना थी वह श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही है कथन। और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। जो देशद्रोही शासक थे तो उनका उन्हें सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो इस प्रकार से जो है ये सभी इसके फैक्ट सही हैं, 1 2 3 4। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदवंश के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। ये खोदी गई थी कलिंग में। नंदवंश के आदेश से जो है ये साक्ष्य प्रकट हुआ है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में खोदी गई थी। अभिलेख साक्ष्य विशेषकर खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसे पता चलता है, जो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई। यह अभिलेख नंद राजा के शासनकाल और उसके द्वारा किए गए कार्यों का प्रमाण है। क्रॉनिकल इंडिया में इस बात को दर्शाता है। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था उसका नाम डेरियस है। प्रथम ईरानी शासक जो भारत के कुछ भागों को अपने अधीन करने में सफल रहा उसका वो जो है दारा प्रथम को ही डेरियस प्रथम बोलते हैं। तो दारा प्रथम था। दारा प्रथम ने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और 516 ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कि सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। यह आक्रमण हकामनी साम्राज्य का विस्तार था, जो प्राचीन ईरान का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। दारा प्रथम ने सिंधु नदी को पार करके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाद में सिकंदर के भारत पर आक्रमण तक ये क्षेत्र ईरानी साम्राज्य के अधीन ही था। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये ईरान और भारतीय इतिहास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ऑप्शन नंबर ए है वज्जी वैशाली। मगध के राजा अजातशत्रु का जो है किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वो वैशाली के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा अजातशत्रु का मुख्य जो युद्धक वैशाली राज्य वज्जी संघ के साथ रहा, विशेष रूप से लिच्छवी गणराज्य। विस्तार से अगर पढ़ें तो अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैशाली गणराज्य पर आक्रमण किया। 16 वर्ष तक युद्ध किया। कितने वर्ष तक युद्ध किया? ये 16 वर्ष तक युद्ध किया। और वैशाली उस समय वज्जी संघ की राजधानी थी, जिसमें लिच्छवी, ज्ञातर्क और विदेह जैसे 8 संघ शामिल थे। लिच्छवी वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली सदस्य था। अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए कई रणनीति और हथियार इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि रथमुसल क्या था? गदा युक्त रथ था एक। और महाशिलाकांतक
पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र का भी प्रयोग किया युद्ध में। और अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार किया और गंगा के उत्तरी क्षेत्रों पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्जी सिंह के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार जो है रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा हो, और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, वो अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था धनानंद। इसे उखाड़ फेंकना था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा से उखाड़ फेंका गया था नंदवंश को, और तभी जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नंदवंश का अंतिम सम्राट धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और धनानंद के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। धनानंद का परिचय देखते हैं कि धनानंद क्या था। धनानंद जो नंदवंश का अंतिम शासक था। धनानंद कौन था? धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जो शक्तिशाली और धनवान राजा था। उसे अपनी प्रजा के बीच बहुत कम पसंद किया जाता था, यानी कि उसका स्वभाव ऐसा था। और चाणक्य द्वारा अपमानित होने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पदयुक्त किया गया। धनानंद का जीवन परिचय से दोबारा चलो। नंदवंश का जो अंतिम शासक धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया था। वो धनवान और शक्तिशाली राजा था। धनानंद बहुत ही धनवान और उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी। प्रजा के बीच ये अलोकप्रिय था, लोकप्रिय नहीं था, अलोकप्रिय था प्रजा के बीच में। इनकी प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी। धनानंद को अपनी प्रजा के बीच बहुत कम पसंद किया जाता था, क्योंकि वह अहंकार और दमनकारी था, क्रूर था। चाणक्य द्वारा अपमानित। धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया, जो उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य के शिष्य रहे, और तो उनके द्वारा जो है इसे पद से हटा दिया गया। चाणक्य के समर्थन से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पद से हटा दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये था धनानंद का के बारे में जो जानकारी है। ग्रीक इतिहासकारों ने भी जो है धनानंद को ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा एक शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णित किया, लेकिन उसे प्रजा के बीच अलोकप्रिय बताया गया। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वो कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व हुआ। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन भारत प्राचीन काल से ही रहा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू किया गया था, और प्राचीन काल में भारत में सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व शुरू हुआ। इन सिक्कों का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे मनुस्मृति और पाणिनि अष्टाध्यायी में भी मिलता है, और बाद में विभिन्न शासकों और साम्राज्यों ने भी अपने अपने सिक्के जारी किए, जिनमें इंडो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण और मुगल शामिल हैं। प्राचीन काल में सिक्कों का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व निचली गंगा घाटी में पंचमार्क करशापना किसके सिक्के बनाए गए? शासकों के द्वारा सिक्कों का निर्माण आरंभ हुआ, जिसमें तांबे और चांदी के सिक्के भी शामिल किए गए। समुद्रगुप्त स्वर्ण मुद्रा जारी की, और जिन पर उनके पिता माता का चित्र था। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई, उन पर उसके पिता और माता का चित्र अंकित किया गया। द्वारका प्राचीन नगर में छेदयुक्त परस्तर मुद्रा मिली, जो लगभग 5000 ईस्वी पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी। बाद के काल में सिक्कों का प्रचलन किया गया। मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में पूरे साम्राज्य में मौद्रिक प्रणाली को केंद्रीकृत किया गया। शेरशाह सूरी ने भी एक रुपया है, जो रुपया चला गया, किसके द्वारा चला गया रुपया?
शेरशाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध के बाद रुपा जारी किया, जो चांदी का सिक्का था। एक रुपा जो था वो चांदी का सिक्का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं शताब्दी में भारत में एक महान मुद्रा का प्रचलन किया। 1861 में चार्ल्स कैनिंग प्रथम अल्क कैनिंग ने भारतीय उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा शुरू की। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 1861 ईस्वी में चार्ल्स कैनिंग के द्वारा प्रथम अल्क कैनिंग ने भारतीय उपमहाद्वीप में कागजी जो मुद्रा है शुरुआत की थी। वर्तमान में भारत में सिक्कों का प्रचलन है। 1947 की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय रूपा राष्ट्र में मुद्रा के रूप में अपनाया गया। 1906 में एक सिक्का अधिनियम पारित किया गया। सिक्का अधिनियम 1906 में भारत सरकार के टकसालों को सभी वैध सिक्कों ढालने का अधिकार दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक एक नए बनाए गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? जो बुद्ध के समकालीन थे किसमें से? एक तो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे, और प्रसेनजीत ये भी बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी है। तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो शासक का मुख्य है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार भी थे, और अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन शामिल है। उदयन भी इसमें शामिल है। चारों के चारों जो है शासक गौतम बुद्ध के समकालीन रहे, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार मगध साम्राज्य के राजा जो बुद्ध के जीवन काल में थे और उनके साथ उनके संबंध भी थे। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र और मगध का राजा जो बुद्ध के जीवन काल के अंत में शामिल था। प्रसेनजीत कौशल का राजा जो बुद्ध के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण शासक थे। उदयन वत्स का राजा बुद्ध के जीवन काल में थे और उनसे प्रभावित भी थे। छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के कारण जो क्या था? उदय का कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है व्यापक पैमाने पर जो है लोहे का प्रयोग इसमें किया गया था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा का जो है चिकित्सा के लिए भेजा था? जो राजवैद्य था जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? मगध के सम्राट बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य होते थे वो जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा गया था। जीवक बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे और अवंती के राजा थे प्रद्योत को पीलिया हुआ था उस राजा को। और तो बिंबिसार ने जीवक को उनकी चिकित्सा के लिए भेज दिया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? वो शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। शिशुनाग ने मगध के जो हर एक वंश के अंतिम शासक को हटाकर सत्ता ग्रहण की थी और अवंती के राजा थे प्रद्योत वंश को हराकर मगध साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा समाप्त कर दिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का जो विलय है अपने राज्य में कर लिया था? वो था बिंबिसार। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग राजा को अपने राज्य में मिला लिया था। अंग का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था जिसे बिंबिसार ने पराजित किया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध भी लड़े। बिंबिसार मगध के एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अंग राज्य पर विजय प्राप्त की और उन्होंने व्यवहारिक संबंधों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, जैसे कि लिच्छवी और कौशल के साथ गठबंधन,
बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने भी शासन संभाला और उन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है मगध को और मजबूत किया। बिंबिसार के मुख्य युद्ध और उसके अभियान। अंग राज्य का विलय हुआ। अंग राज्य का विलय। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया। इस विजय के मगध को गंगा डेल्टा के मार्ग पर नियंत्रण करता प्राप्त किया। लिच्छवी और कौशल के साथ वैवाहिक संबंध था। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार ने जो लिच्छवी राजकुमारी थी जो चेलना से विवाह किया और मगध और लिच्छवी के बीच एक महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध था। उन्होंने कौशल के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इससे मगध की शक्ति बढ़ी। गांधार के साथ संबंध। गांधार के राजा पुक्कुशाती से बिंबिसार के एक दूतावास भेजा जिससे मगध और गांधार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। बिंबिसार की मृत्यु और अजातशत्रु का शासन। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने मगध का शासन संभाला। अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु कैसे हुई थी बिंबिसार के, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन यह घटना उनके राज्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में मगध को और विस्तार दिया अधिक और पड़ोसी राज्य को भी विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो अवंती, वत्स, कौशल और यह दिया काशी, तो उसमें दिया काशी का जो है इन्होंने विलय नहीं किया। शिशुनाग ने तो किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं लिया, तो कौशल काशी का नहीं लिया। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया और शिशुनाग ने अपने शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार किया, अवंती को अपने अधीन कर लिया। इसमें मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैली गई, जिससे मगध को पश्चिमी व्यापारिक मार्गों तक ये पहुंच प्राप्त हुई। विस्तार से पढ़े तो अवंती का जो विलय हुआ, शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया, जिससे कि मगध की सीमाएं के पश्चिम से मालवा तक बढ़ गई। अन्य राज्य जो थे, शिशुनाग ने वत्स को भी मगध में मिला लिया। परिणाम क्या हुआ कि अवंती और वत्स के मगध में विलय से जो है पाटलिपुत्र का व्यापारिक मार्ग पश्चिमी देशों से खुल गया। शिशुनाग का शासन। शिशुनाग ने 413 ईस्वी पूर्व 395 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। राजधानी जो थी इसकी, शिशुनाग की राजधानी पहले राजगृह थी, जिसे बाद में वैशाली में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने शामिल किया गया था। वह मगध साम्राज्य का राजा था और अपने साम्राज्य का विस्तारित करने के लिए उसने अनेक राज्यों को भी मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने काशी को अपने राज्य में शामिल करने के लिए कौशल के राजा पसेंदी को अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से करने के लिए मजबूर किया और बदले में काशी उसे सौंप दी। लिच्छवियों के खिलाफ भी अजातशत्रु ने युद्ध घोषणा की और वैशाली गणराज्य पर विजय इन्होंने प्राप्त की। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शक्तिशाली राजा था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार अंग, लिच्छवी, वज्जी और कौशल और काशी जैसे जनपदों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है। तो पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ के द्वारा की गई, सही है। महापद्यानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और जो है क्षत्रियों का अंत करने वाला एक राट की उपाधि निर्धारण की, सही है। गिरी वर्ज राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी है, विषय में से कोई भी नहीं है। नहीं कोई भी सही ने कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सभी सही है इसमें, तो इसमें जो है डी है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, होता नंदवंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। नंदवंश मगध साम्राज्य का एक राजवंश था और धनानंद इसके अंतिम शासक थे। विस्तार से बात करें तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया जो मगध साम्राज्य के नंदवंश के शासन के दौरान हुआ था
और धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था और सिकंदर के आक्रमण के समय वह मगध पर शासन कर रहा था। नंदवंश एक शक्तिशाली राजवंश था और धनानंद ने एक विशाल सेना और साम्राज्य की स्थापना की रखी थी। और सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है धनानंद को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया और उन्हें मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये थे महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न थे। जो सभी परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है, क्वेश्चन थे और उसका विश्लेषण था। अब देखते हैं आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो महाजनपद से हैं। महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न है जो आरआरबी में है, आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से गलत जोड़ी का एक चयन करना है। जैसे पहला दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, तो गलत जोड़ी का चयन करना है। तो चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य से संबंधित है और राजा चोल से, और जो दिया गया है कनिष्क कुषाण से और बिंबिसार गुप्त से। ये ऑप्शन नंबर इसका बी जो है गलत जोड़े का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की, ना कि गुप्त वंश की। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व यहाँ बृहदर्थ का शासन किया गया था और बिंबिसार ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया, गिरिवर्ज को। इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत भी की। किसने? बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशलराज प्रसेनजित की बहन महाकोशला तथा मध्य देश की कन्या अक्षयमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ देश में मिला। नेक्स्ट है बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार जो था ये मगध का शासक था। बिंबिसार निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है मगध, और यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे में शक्तिशाली जनपद है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या राजगीर या गिरिवर्ज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में गिरिवर्ज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में ये 16 हैं। कितने जनपद हैं? 16 जनपद हैं। ये 16 जनपद जो हैं, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है। ये जैन धर्म भगवती सूत्र में भी मिलता है इसका जो उल्लेख। और इन 16 महाजनपद में जो है मगध को गिरिवर्ज बोलते थे। एक वत्स है, वत्स को कहते थे कौशाम्बी, और कौशल या श्रावस्ती, अवंती उज्जैन बोलते थे। और सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध थे ये नगर। वैसे तो 16 के 16 थे। 16 कौन कौन से थे देखते हैं। तो 16 जो जनपद थे ये थे कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, कौशल, वज्जी, मल्ला, अंग, काशी, मगध, अशमक, वत्स, चेदी, अवंती। ये 16 महाजनपद थे। इनकी मैप में अवस्थिति भी देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा महाजनपद था। तो ये थी 16 महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपद विभाजित थे। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान, तो ये महाजनपद से। इसके बाद करते हैं जैन धर्म। नेक्स्ट वीडियो में